हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे। ऐसा टॉपिक जो कि यूपीएससी का भी वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है, स्टेम सेल्स। नाम सुना होगा आपने, हमेशा न्यूज़ में रहता है। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले ही न्यूज़ में था कि साइंटिस्ट ने एक सिंथेटिक माउस का एम्ब्रियो बनाया है, जिसमें ना ही माउस फादर का स्पर्म है और ना ही एग है मदर के साइड से। सिंथेटिक बना लिया स्टेम सेल्स की मदद से। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे आसपास में आते रहते हैं, और चूंकि ये हमेशा न्यूज़ में रहते हैं, एक ऐसा आप बोल सकते हो कि मेडिसिन का डिपार्टमेंट है जहाँ पर बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं और मेडिसिन के फील्ड में बहुत तरक्की कर सकते हैं हम इसको लेके। तो उन सभी सिस्टम्स में इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, और आपको पता है कि यूपीएससी ऐसे एप्लीकेशन बेस्ड किसी भी टेक्नोलॉजी पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकता है। पूछा भी है, 2001 में पूछा है, 2002 में पूछा है, 2012 में पूछा है, 2020 में 2 बार जिक्र था प्रीलिम्स के पेपर में स्टेम सेल्स का। तो ये हमेशा न्यूज़ में रहता है और यूपीएससी हर बार पूछती है। उन क्वेश्चंस को भी हम ध्यान से देखेंगे। उसके पहले स्टेम सेल्स के बारे में पूरी डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। देखो, बहुत सिंपल सा है, एक एनालॉजी से इस चीज़ को डिराइव करते हैं। याद करो वो दिन जिस दिन ना आप पैदा हुए थे। जब आप पैदा हुए थे तो उस टाइम पर आपके चारों तरफ, मान लो आपके रिश्तेदार, नातेदार, आपके माता पिता आपको घेर के खड़े होंगे और उनके दिमाग में चल रहा होगा ये चीज़ कि ये बड़ा होके डॉक्टर बनेगा या फिर ये बड़ी होके इंजीनियर बनेगी। बहुत सारे ख्यालात आएंगे। मतलब कि सिचुएशन ये है कि आप अपने लाइफ के उस स्टेज पर हो जहाँ पर आप कुछ भी बन सकते हो, है ना। आपके पास वो सारे पोटेंशियल है कि लाइफ में आप कोई भी ड्रीम या फिर कोई भी ड्रीम पोस्ट अचीव कर सकते हो। इसी सिचुएशन को जरा सा हम रिलेट करते हैं स्टेम सेल से। तो सबसे पहले समझते हैं कि स्टेम सेल्स एक्चुअल में होता क्या है। देखो, स्टेम सेल्स क्या है कि कोई भी, जैसे कि मान लो हमारी पूरी शरीर है, ठीक है, ये पूरा सेल से ही तो बना है कि नहीं। जैसे कि मान लो ये मेरी स्किन है, ये स्किन सेल्स हैं। यहाँ पे हार्ट है, हार्ट दिख नहीं रहा होगा आपको, लेकिन वो हार्ट सेल से बना है। ऐसे लंग्स होंगे, वो लंग सेल से बने हैं। बोन होंगे, वो बोन सेल से बने होंगे। ब्रेन के अंदर न्यूरॉन सेल्स होते हैं। तो ऐसे हमारी बॉडी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से बनती है, ठीक है। अब ये फिर स्टेम सेल्स क्या होता है। स्टेम सेल समझ लो कि अपने पूरे शरीर का ना एक बिल्डिंग ब्लॉक है। समझ लो कि ये पूरे सेल्स जो मैंने डिफरेंट टाइप्स के सेल्स बताए आपको, ये कहीं ना कहीं आपके स्टेम सेल से ही बने हैं। कैसे, उनको समझते हैं और उनके टाइप्स को सबसे पहले समझते हैं। देखो, नॉर्मली आप सभी ने अपने बचपन वाली क्लासेस में ऐसा पढ़ा होगा कि रिप्रोडक्शन के टाइम पर मेल की तरफ से स्पर्म और फीमेल की तरफ से एग, ये जब दोनों फ्यूज होते हैं तो इस फ्यूजन में बनता है जाइगोट। आप सबको पता है कि ये जो जाइगोट है, ये जाइगोट, इसमें कितने सेल्स होते हैं आपको पता है। जाइगोट में सिंगल सेल होता है, एक सिंगल सेल। अब यही सिंगल सेल आगे चल के डिवाइड होगा। मान लो ये सेल है, ये अभी एक सिंगल सेल है, ये फर्दर डिवाइड होके 2 में हो सकता है, फर्दर 4 में हो सकता है, 8 में हो सकता है। ये डिवीजन चलता रहता है, और विद इन अ जेस्टेशन पीरियड ऑफ 9 मंथ्स हम देखते हैं कि इस जेस्टेशन पीरियड में पूरी बॉडी अपने आप में बन जाती है। लेकिन ये सोचो कि आखिरकार वो जो एक सिंगल सेल था, उसके पास ये कैपेसिटी थी कि वो हमारे शरीर के अंदर में स्किन सेल्स भी बना दे, लंग सेल्स भी बना दे, लीवर सेल्स भी बना दे, इंटेस्टाइनल सेल्स भी बना दे, न्यूरॉन्स भी बना दे, सब बना दे। तो उस सेल के पास पोटेंशियल है। अब उस एनालॉजी से आप डिराइव कर पा रहे हो कि कैसे स्टेम सेल्स और आप जिस दिन पैदा हुए थे उसमें क्या रिलेशन है। तो समझो स्टेम सेल्स वही बिल्डिंग ब्लॉक है। हम स्टार्ट कर सकते हैं इस तरीके से कि ये ना, जो ये जाइगोटिक सेल है, ये सिंगल सेल, ये शुरुआती दौर में हमारे लिए एक टोटीपोटेंट सेल है। स्टेम सेल का एक पहला टाइप जो कि हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं जाइगोटिक टोटीपोटेंट सेल। इसका मतलब क्या है। इसका बहुत सिंपल सा मतलब है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बर्थ, या फिर जब भी टोटीपोटेंट सेल की हम बात करते हैं, तो टोटीपोटेंट सेल से ही न केवल आप पूरे के पूरे समूचे इंसान बन जाते हो, उसके साथ साथ आपने अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में सुना है क्या। जब बच्चे पैदा होते हैं तो आपने देखा होगा कि एक नली कनेक्ट होती है ना, वो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है। एंड एट द सेम टाइम जो मदर का वुम्ब होता है, उसके अंदर प्लासेंटा होता है, ये भी सुना होगा। तो टोटीपोटेंट सेल एक ऐसा टाइप का स्टेम सेल है जो कि फ्यूचर में बड़ा होके आपके पूरे इंसान के फॉर्म में आपको बना देगा। स्टेम सेल्स
इस वाले मतलब टोटीपोटेंट जो स्टेम सेल्स होंगे ये आपका अम्बिलिकल कॉर्ड भी बना देगा, प्लासेंटा भी बना देगा, कुछ भी बना सकता है। और इवन साइंटिस्ट का ये भी कहना है कि ह्यूमन टोटीपोटेंट सेल किसी प्लांट सेल में भी बन सकता है। मतलब कि वो एक ऐसा बिल्डिंग ब्लॉक है जो कि किसी भी चीज में कन्वर्ट हो सकता है। ऐसा क्यों है? देखो बहुत सिंपल सा है कि सेल आप सबको पता होगा, चलो यूकैरियोटिक सेल के टाइप का कुछ ले लेते हैं, अभी इन सब पे आपको इतना टेंशन नहीं लेना है। आपको इतना पता है कि भाई ये सेल है, सेल के अंदर होता है एक न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर होता है हमारे पास डीएनए, और इसमें अनगिनत इंफॉर्मेशन है, बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन है। इतनी इंफॉर्मेशन है कि आप कुछ भी हो सकते हो। जैसे मानो कि आपके माता पिता की आंखें काले रंग की है, मतलब आंखों की जो पुतलियां हैं वो काले रंग की हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपकी जब आप पैदा होगे तो आपके आंख का कलर नीला पीला ऐसा तो कुछ नहीं होगा, है ना। तो उस सिचुएशन में जब आप ड्रैकुला नहीं बन रहे होगे तो आपकी आंखें काली होंगी, लेकिन क्या आपके इस सेल में क्या पोटेंशियल नहीं है येलो कलर की आंखें बनाने का या ब्लू कलर की आंखें बनाने का? तो ब्लू आईज नहीं बन पा रही हैं आपकी, तो इसका मतलब ये है कि सेल के कुछ ऐसे फीचर्स, डीएनए के कुछ ऐसे सेगमेंट्स होंगे जो कि उस कंडीशन में सप्रेस हो गए, और जो ब्लैक कलर वाला था वो इमर्ज होकर बाहर आ गया। मतलब इसके अंदर इंफॉर्मेशन सारी चीजें हैं, बस कोई सप्रेस हो जाता है और कोई बाहर निकल के एक्सप्लिसिटली हम सबके सामने आ जाता है। तो ये सेल जो है टोटीपोटेंट सेल, जिसको हम लोग टोटीपोटेंट जाइगोटिक सेल बोलें तो शायद ही हमें और अच्छे से याद रहेगा कि जो जाइगोट होते हैं, जाइगोटिक फॉर्मेट में जो सेल होते हैं वो टोटीपोटेंट सेल होते हैं। अब सोचो कि इस सेल को हम फर्दर डिवाइड करते हैं, डिवाइड जैसे कि यहाँ पर किया था मैंने, 2 सेल 4 सेल, और ये सेल जब एक सर्टेन स्टेज पर पहुंचता है तो हम इसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट को ही हम लोग थोड़ा सा नॉर्मल लैंग्वेज में वूम बोलते हैं। तो ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ना, इसके अंदर कई सारे सेल्स होते हैं, और ये जो ब्लास्टोसिस्ट है इस टाइम पर जहां पर मल्टीपल सेल्स हो जाते हैं, अभी तक हम लोग टोटीपोटेंट पढ़ रहे थे ना, अभी ये ब्लास्टोसिस्ट वाला क्या हो गया, प्लूरीपोटेंट हो गया। अभी ये नया वर्ड कहां से आ गया? देखो प्लूरीपोटेंट सेल भी टोटीपोटेंट सेल जैसा ही है। प्लूरीपोटेंट सेल के पास भी वो सभी फीचर्स हैं कि मतलब आगे फ्यूचर में वो आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स में तब्दील हो जाए। स्किन सेल्स, हार्ट सेल्स, लंग सेल्स, सब में चेंज हो सकता है। तो डिफरेंट क्या है, प्लूरीपोटेंट सेल ना कभी भी आपका अम्बिलिकल कॉर्ड नहीं बनाएगा, ना ही प्लासेंटा डेवलप कर सकता है। मतलब प्लासेंटा जैसे सेल्स और अम्बिलिकल कॉर्ड वाले सेल्स ये प्लूरीपोटेंट सेल्स नहीं बना सकते, बस इतना ही डिफरेंस है। लेकिन प्लूरीपोटेंट सेल्स के बाद इसके आगे बाकी सारी कैपेसिटीज़ हैं। तो ये जो प्लूरीपोटेंट सेल्स हैं जब फ्यूचर में जाके अलग अलग जगहों पर आपके सेल्स डेवलप करता है तो ये इसकी फीचर बन जाती है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं एम्ब्रियोनिक प्लूरीपोटेंट सेल। ठीक है, ये अगर वर्ड्स हमेशा आप लोग याद रखोगे ना तो शायद आपको स्टेजेस भी साथ में याद होते जाएंगे। तो ये एम्ब्रियोनिक प्लूरीपोटेंट सेल है और इसको आप जाइगोटिक टोटीपोटेंट सेल बोल सकते हो। डिफरेंस अभी तक बिल्कुल क्लियर है। जब हम थोड़े और बड़े हुए, मतलब बाहर आ गए अपने माँ के कोख से और धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, तब हमने देखा अरे हमारे शरीर में तो स्किन है भाई, ये स्किन सेल्स हैं। तो स्किन सेल्स क्या हैं? फिर हैं सारे स्टेम सेल्स, जितने भी टाइप्स में बता रहा हूँ। ये स्टेम सेल्स का तीसरा टाइप आता है, इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपोटेंट सेल। यहां पर ना एक चीज और ध्यान देना, ये पोटेंट, इसमें भी पोटेंट, इसमें भी पोटेंट, ये पोटेंट है क्या? तो पोटेंट का मतलब सिंपल सा है कि उसकी कैपेसिटी है किसी फॉर्म में चेंज होने की, अगर है तो उसकी पोटेंसी है, और इसी को पोटेंट बोल रहे हैं। तो एक हो गया टोटीपोटेंट, एक हो गया प्लूरीपोटेंट, और तीसरा स्टेम सेल्स का टाइप क्या आ गया? मल्टीपोटेंट। ठीक है, मल्टीपोटेंट सेल्स कौन से सेल्स होते हैं? ये अलग अलग टाइप्स के सेल हैं, जैसे कि इसके एग्जाम्पल में आप सर्च कर सकते हो या फिर लिख सकते हो स्किन सेल्स। अब स्किन सेल्स के पास ये ताकत नहीं है कि वो आपके हार्ट सेल्स में तब्दील हो जाए। स्किन सेल्स क्या कर सकता है? रीजनरेट वो भी करेगा, क्योंकि स्टेम सेल्स की तो बेसिक फीचर ही है। स्टेम सेल्स हम उसी को बुलाते हैं जो कि अपने आप में रीजनरेटिंग कैपेसिटी रखता है, बेसिक डिफिनीशन ही यही है। तो रीजनरेट तो ये भी करेगा, लेकिन चूंकि ये मल्टीपोटेंट सेल है तो एक स्किन सेल्स आगे चल के केवल दूसरे स्किन सेल्स में ही रीजनरेट कर सकता है। तो हमने देखा होगा कभी हमारी स्किन वगैरह अगर कुछ छिल जाती है या कुछ भी हो जाता है तो एक नया लेयर आ जाता है,
वो ऐसे ही मल्टीपोटेंट सेल के कारण आता है जो कि रिप्लेस कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने स्मॉल इंटेस्टाइन देखा अपना, ठीक है, स्मॉल मतलब देखा नहीं है, फील कर सकते हो। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में ना एक पूरी लेयर होती है, वो लेयर एक ऐसे सेल से बनी होती है जो कि हर 4 दिन बाद नई लेयर चढ़ जाती है उस पर। तो कहाँ से आता है? वो अपना एक इंडिविजुअल सेल होगा जो कि मल्टीपोटेंट नेचर का होगा, वही बार बार रीजनरेट करता रहता है, हर 4 दिन बाद एक नई लेयर बन जाती है। तो इस तरीके से आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना है? सबसे पहला कि ये स्टेम सेल्स क्या हैं? कोई भी रीजनरेटिव काइंड ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक जैसे सेल्स हैं जो कि फ्यूचर में किसी भी सेल्स में रीजनरेट कर सकते हैं। उनके अंदर कंडीशंस हैं। पहला कंडीशन टोटीपोटेंट सेल, जो कि कुछ भी बन सकता है, प्लांट बन सकता है, मैमल बन सकता है, एनिमल बन सकता है, इंसान बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, इसके पास वो सारी पावर है। इसके बाद आता है प्लूरीपोटेंट सेल, जो कि एम्ब्रियोनिक स्टेज पर आता है। इसके पास पावर है कि वो किसी भी आपके ह्यूमन बींग्स के सेल्स में कन्वर्ट हो जाए, मतलब कि स्किन सेल्स, हार्ट वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद और बड़े होके जब ये मल्टीपोटेंट सेल्स में चेंज होते हैं तो इनकी रीजनरेटिंग कैपेसिटी थोड़ी लिमिटेड हो जाती है, वो पर्टिकुलर टाइप पर ही चली जाएगी। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में एक न्यूज़ एक और आया था कि किसी बहुत छोटा बेबी था, वो उसके ना लंग्स में कुछ प्रॉब्लम थी, तो उसके लंग्स के सेल्स को रीजनरेट किया गया था ऐसे मल्टीपोटेंट स्टेम सेल से। लेकिन अब यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट साइंटिस्ट ने डिराइव किया, जिसका नाम है इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट सेल, जिसको हम लोग एक इसका फर्दर स्टेज मान लेते हैं। इसको हम लोग चौथा टाइप बताते हैं, जिसके इंड्यूस्ड वर्ड ऐड हो गया। इंड्यूस्ड का मतलब क्या है कि साइंटिस्ट अब इस लेवल पर रिसर्च कर चुके हैं कि जो ये मल्टीपोटेंट सेल है इसको वो इंड्यूस करके प्लूरीपोटेंट सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। फायदा क्या होगा इसका? आपकी स्किन सेल है, वो एक मल्टीपोटेंट सेल है। इस मल्टीपोटेंट सेल को इंड्यूस किया उन्होंने, इंड्यूस करने के बाद उन्होंने उसको प्लूरीपोटेंट सेल बनाया। अब प्लूरीपोटेंट सेल से वो कुछ भी बना सकते हैं, है ना। तो आपका स्किन सेल ही सही, लेकिन इस स्किन सेल से भी आप अपना हार्ट वापस से बना सकते हो। मतलब कि ये देखो, एक तो ना थोड़ा फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नेचर में इन सबको हमने इंप्लीमेंट नहीं किया है, बट कॉन्सेप्ट्स आर वेरी रियल। आगे चल के जब भी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होएगी तो हम सब के सब इस चीज़ को देख पाएंगे। किसी का अगर हार्ट प्रॉब्लम है तो उसके किसी भी एक सेल से डिराइव करके हम उसके हार्ट को रीजनरेट कर सकते हैं। इवन आपने बायो इंक का नाम सुना होगा। बायो इंक क्या करता है कि ऐसे ही चीज़ों से वो 3D प्रिंटिंग कर लेता है। जैसे कि मान लो किसी दुर्घटना में किसी का कान कट गया तो उसका कान रीजनरेट करना है, उस केस में क्या होएगा? आपने सबसे बेस्ट एग्जाम्पल देखा होगा लिजर्ड्स का। आपको पता है कि अपने डिफेंसिव मैकेनिज्म में वो लोग क्या करते हैं, जब भी लड़ाई झगड़ा होगा या फिर उनको लगेगा कि अब नहीं बच सकते हैं तो वो अपनी पूंछ छोड़ देते हैं और उनकी पूंछ बाहर उनके शरीर से निकलने के बाद भी वो हिलती रहती है। देखा है? थोड़ी खराब यादें होंगी आपके पास, बट वो उनका डिफेंसिव मैकेनिज्म है और वो पूंछ वापस से रीग्रो हो जाती है। हमारे साथ तो नहीं होता कि अगर हाथ कट गया तो हाथ रीग्रो हो जाए, लेकिन साइंटिस्ट इस कंडीशन पर हैं। बहुत सारे आपने फिक्शन मूवी में देखा हो भी होगा, ऐसे एक्समैन में देखा होगा, या तो स्पाइडरमैन की एक मूवी थी उसमें भी आपने देखा होगा कि पार्ट्स रीजनरेट कर जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल हैं, बस वो टेक्नोलॉजी नहीं है अभी हमारे पास कि हम उसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बट यहाँ पर मुद्दा था स्टेम सेल्स का। तो स्टेम सेल के साथ साथ एक और वर्ड आता है स्टेम सेल थेरेपी। स्टेम सेल थेरेपी क्या है? ये एक प्रोसेस है, एक मेडिसिन का ऐसा डिपार्टमेंट है जिसको हम लोग रीजनरेटिव मेडिसिन बोलते हैं। रीजनरेटिव मेडिसिन क्यों बोल रहे हैं? आपको भी पता है कि रीजनरेट हो जाती हैं ये सारे के सारे स्टेम सेल्स। इसमें मान के चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि किसी को कैंसर या फिर ल्यूकेमिया है। ल्यूकेमिया में क्या होता है कि आपको पता है कि आपके बोन मैरो के अंदर आपके ब्लड सेल्स बनते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स। तो ल्यूकेमिया में क्या होता है कि जो आपका इम्यूनिटी डिफाइन करता है, ऐसे सेल्स जो कि वाइट ब्लड सेल्स हो गए, उनका भी जनरेशन वहीं पर होता है। तो उसमें क्या होता है, बहुत बार ल्यूकेमिया के अंदर में वाइट ब्लड सेल्स इतने ज़्यादा मात्रा में या फिर कुछ डिफेक्टेड वाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होने लगते हैं जिससे कि आपकी इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाती है। उस सिचुएशन में इसमें क्या होगा कि एक तो कीमोथेरेपी सुना होगा आपने। कीमोथेरेपी में टारगेटेड उन सेल्स को पूरा नष्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद स्टेम सेल्स को वापस से आपके शरीर में इन्फ्यूज़ किया जाता है, जिससे कि अब नए डेवलपमेंटल स्टेजेस पर जो भी वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स बने वो डिफेक्टेड ना हो। और इस तरीके से आप स्टेम सेल थेरेपी जैसे कुछ कॉन्टेक्स्ट को भी समझ सकते हो।
मुद्दा आता है कि इतना कुछ पढ़ने का फायदा क्या हुआ, यूपीएससी ने क्या पूछा है, सॉल्व होता है कि नहीं, कुछ भी देख लेते हैं एक बार फटाफट से। क्वेश्चन 5 क्वेश्चन देखते हैं, आपके ऊपर है कि आप अगर इस पूरे टॉपिक को समझ लेते हो तो आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ये 2020 का एक क्वेश्चन है, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर की बात की गई है। हालांकि ये स्टेम सेल से कोई रिलेशन नहीं रखता है, बट चूंकि इसमें स्टेम सेल्स मेंशन था तो इसलिए मैंने क्वेश्चन ले लिया। प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर का सिंपल सा मतलब 3 पेरेंट बेबी में आता है। कभी अगर आपको वो भी लेक्चर चाहिए होगा तो हम बता देंगे। इसमें प्रिवेंशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज इन ऑफस्प्रिंग एक सही ऑप्शन है। फिलहाल हमने जो आज पढ़ा है वो यहाँ से शुरू होता है। किन स्टेटमेंट्स को जरा ध्यान से पढ़ना। इसमें बोला गया है जेनेटिक चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द सेल्स दैट प्रोड्यूस एग्स और स्पर्म्स ऑफ ए प्रोस्पेक्टिव पेरेंट। प्रोस्पेक्टिव पेरेंट का क्या मतलब है, कोई भी जो कि अभी प्रेग्नेंट होने की कैपेसिटी में है या फिर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी में है, वो है प्रोस्पेक्टिव पेरेंट। तो हम क्या कर सकते हैं कि उनके एग्स और स्पर्म में कुछ जेनेटिक चेंजेस कर सकते हैं उनके सेल्स में। डेफिनेटली ऐसा होता है, कर सकते हैं। पर्सन का जो जीनोम है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज के पहले भी हम उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। तीसरा है कि ह्यूमन बीइंग के अंदर ह्यूमन इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स जो है वो एम्ब्रियो के पिग में भी हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो मैंने क्या बोला कि ये स्टेम सेल्स ऐसे होते हैं कि हम किसी भी चीज़ को किसी भी जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी सही है, इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट सेल। क्या आंसर आएगा इसमें, लास्ट वाला आएगा 1, 2 एंड 3। वैसे भी साइंस एंड टेक में कॉमन सा स्टाइल होता है कि जिसमें एप्लीकेशन जब पूछा जाए तो हमें तीनों लगाने पड़ते हैं। तो फिलहाल उसको 100% रियलिटी नहीं मानना है, बट इसमें तीनों ही क्वेश्चन सही हैं। स्टेम सेल्स का एक क्वेश्चन आता है, स्पेसिफिकली स्टेम सेल्स का क्वेश्चन है ये। स्टेम सेल्स के संदर्भ में जरा ये बताइए कि स्टेम सेल्स जो है वो मैमल से ही डिराइव हो सकते हैं। तो हमने देखा कि मैमल से ही नहीं, प्लांट से भी डिराइव हो सकते हैं, प्लांट्स के भी अपने स्टेम सेल्स होंगे। तो ये तो गलत हो गया, और इसके गलत होते ही 2 ऑप्शन चले गए। तीसरा डेफिनेटली सही है। सेकंड ऑप्शन पढ़ लेते हैं कि स्टेम सेल्स कैन बी यूज्ड फॉर स्क्रीनिंग न्यू ड्रग्स। ऑब्वियस सी बात है कि कुछ भी नए ड्रग्स वगैरह की अगर कंडीशनिंग करनी है कि क्या बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं तो उसमें स्टेम सेल्स का हम यूज कर ही सकते हैं। ये स्टेटमेंट सही होते ही ऑप्शन क्या आ जाएगा, 2 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर। एक और लगा लेते हैं। 2002 का क्वेश्चन है कि रिसेंट डेवलपमेंट स्टेम सेल्स की चल रही है रिसर्च वगैरह, उसमें देखना कि द ओनली सोर्स ऑफ ह्यूमन स्टेम सेल्स आर द एम्ब्रियोज एट ब्लास्टोसिस्ट स्टेज। क्या केवल इसी स्टेज पर हमने देखा था कि केवल ब्लास्टोसिस्ट स्टेज पर ही हम ले सकते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है ना, क्योंकि एम्ब्रियोनिक सेल्स अलग हैं। बाद में हमने और भी स्टेम सेल्स देखे थे, जैसे उसके पहले टोटीपोटेंट सेल, जाइगोटिक टोटीपोटेंट सेल, मल्टीपोटेंट सेल। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। और इसके गलत होते ही क्या आंसर आ गया, डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल सा है, आप एक बार इसको वापस से फर्दर भी पढ़ लेना। बट इसमें मैं आपको सेकंड स्टेटमेंट बता देता हूं कि स्टेम सेल्स कैन बी डिराइव्ड विदाउट कॉजिंग डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। एक्चुअल में क्या होता है कि जब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है तो उसमें हम लोग पेटी डिश के अंदर, या फिर कुछ भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट हम लोग क्या करते हैं कि लैब में प्रैक्टिकली एक पेटी डिश के अंदर हम लोग स्पर्म और एग को फ्यूज कराते हैं, उनको डेवलप कराते हैं जाइगोट से एम्ब्रियो स्टेज पर। तो जब एम्ब्रियोनिक स्टेज पर ब्लास्टोसिस्ट बनता है तो हम यही ब्लास्टोसिस्ट, और 1-2 नहीं बनते, ऐसे बहुत सारे मल्टीपल्स बनाते हैं, हम इन्हीं को उठा के मदर के वुम में प्लेस कर देते हैं। और यही एक सोर्स भी है जहां से हम लोग ये इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट सेल या फिर जो भी स्टेम सेल्स हैं उनको हम डिराइव करते हैं। क्योंकि एथिकल डायलेमा भी तो है ना इसमें, कि हमने अगर मान लो टोटीपोटेंट सेल को ही निकाल लिया तो एक लाइफ जो कि फ्यूचर में बनता उसको हमने अभी से मार दिया, तो एथिकल इश्यूज भी बन सकते हैं। तो ऐसे स्टेजेस में बहुत सारे जब ब्लास्टोसिस्ट बनते हैं तो बहुत सारे जब ऐसे एम्ब्रियोज बनते हैं तो उनमें से हम लोग कोई भी एक ब्लास्टोसिस्ट या 2 या 3 उठा के मदर के वूम में प्लेस करते हैं। लेकिन अब ये बोल रहे हैं कि ब्लास्टोसिस्ट के अंदर से एक सेल निकालना, ब्लास्टोसिस्ट में तो कई सारे प्लूरिपोटेंट सेल हैं, उसमें से एक सेल निकालोगे तो ब्लास्टोसिस्ट तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा ना। ये बोल रहा है कि बिना डिस्ट्रॉय किए निकाल सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। बाकी के एक बार आप इसको पढ़ लेना, आंसर हमारा वैसे भी आ गया था। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। स्टेम सेल से अब कोई भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं होगा। कोई भी दिक्कत आता है या फिर कोई भी नए टॉपिक आपको ऐसे ही टेक्नोलॉजिकली या फिर और भी लेमैन लैंग्वेज में समझने हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शंस में ज़रूर से बता सकते हैं कि और कौन से टॉपिक आपको ऐसे पढ़ने हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे।